गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया पर। हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने कल देखा था कि किस तरह से पोर्तुगीज पावर इंडिया के अंदर आई थी और पोर्तुगीज पावर ने किस तरह से इंडिया के अंदर अपना एम्पायर क्रिएट किया था। फिर हम लोगों ने देखा कि पोर्तुगीज के बाद जो दूसरी पावर इंडिया में आती है उसका नाम क्या है साहब, डच। ठीक है, तो जो पोर्तुगीज पावर इंडिया में आती है उसके बाद आता है आपके यहाँ डच, और हम बात करते हैं अब डच पावर के बारे में कि डच पावर किस तरह से इंडिया में आई। एडवेंट ऑफ यूरोपियन का ये पार्ट है। ठीक है, तो डच पावर हमें इंडिया में हमें किस तरह से देखने को मिली, इन्होंने क्या क्या किया और इनकी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो देखिए सब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई पहला डच इंसान, पहला डच पर्सन जो इंडिया में आया उसका नाम क्या है, उसका नाम है हाउटमैन। ठीक है, कर्लेनियन हाउटमैन या कर्नेलिस दे हाउटमैन के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो पहला डच ट्रेवलर, ठीक है, पहला डच इंसान जो इंडिया में आया है उसका नाम क्या है, हाउटमैन है। और ये कहाँ आया है, ये आपका सुमात्रा। ठीक है, ये सुमात्रा आया है। ठीक है, कब आया है, 1596 के अंदर आया है। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है प्रेडिक्टेड कि पहला डच इंसान जो इंडिया आया, डच ट्रेवलर जो इंडिया आया उसका नाम क्या है, कर्नेलिस दे हाउटमैन जिसका नाम है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डच इंडिया में किस तरह से आए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पस से डच हमें इंडिया में किस तरह से आते हुए नजर आएंगे, हम इनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं हम कि भाई क्या है चीजें। तो देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, उसका फॉर्मेशन होता है आपका 1602 से 2 में 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और डच दे आर द पीपल ऑफ नीदरलैंड। तो ये कैसे बनती है, चार्टर ऑफ, ठीक है, चार्टर ऑफ नीदरलैंड पार्लियामेंट। नीदरलैंड पार्लियामेंट अपने आप बिल पास करती है। ठीक है, उसके अंदर बिल पास होता है, बिल एक्ट बनता है, उसे यहाँ पे क्या बोला जाता है, चार्टर बोला जाता है। जिस तरह से हमारे यहाँ बिल को एक्ट में बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, उसी तरह यहाँ पर उस एक्ट को क्या बोला जाता है, चार्टर बोला जाता है, उस बिल को चार्टर बोला जाता है। उसके थ्रू हम देखते हैं कि नीदरलैंड की जो पार्लियामेंट है वो क्या बनती है, आपका एक ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पर्पस क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स करना, कहां पर, ईस्ट इंडीज के अंदर। उस पर्सपेक्टिव से वो लोग इसको फॉर्म करते हैं। अब जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो डच पार्लियामेंट ने सोचा कि यार भाई हम लोग तो यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, ये लोग कहां जाएंगे, ये ईस्ट इंडीज के अंदर जाएंगे, ये लोग हमसे हजारों किलोमीटर दूर होंगे, तो इनको कुछ पावर देना जरूरी है। तो डच पार्लियामेंट जब इस चार्टर के थ्रू इस कंपनी को बनाती है तो वो इस कंपनी को कुछ पावर देती है। कौन कौन सी पावर, टू मेक वॉर, टू कंक्लूड ट्रीटी, टू एक्वायर टेरिटरी एंड टू बिल्ड फोर्ट्रेस, व्हिच मींस कि इनका ऐसा ऑब्जेक्टिव था, इनका ये नहीं था कि तुम जाओ ट्रेड कॉमर्स करके वापस आओ, नहीं, इनका ऐसा कि अगर मौका मिले तो आपको क्या करना है, इंपेरियलिज्म भी फैलाना है, मतलब अपना एरिया भी विस्तार करना है, अपना साम्राज्य का भी विस्तार आपको करना है। इसीलिए इस पर्सपेक्टिव के साथ इन्हें डच पार्लियामेंट इनको क्या देती है, नीदरलैंड की पार्लियामेंट इनको कुछ राइट देती है। अगर आपको लग रहा है किसी के साथ वॉर करके आप टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हो तो आप क्या कीजिए, वॉर कीजिए। वॉर के अंदर अगर आप हार रहे हो तो आप क्या कीजिए, समझौता कीजिए, समझौता करके चीजों को क्या कर लीजिए, सेटल कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं, मतलब आपका एरिया या आपका इंपेरियलिज्म जो है उसे भी आप फैला सकते हो। साथ साथ में आपको फोर्ट्रेस तो बिल्ड करना ही है, फोर्टिफिकेशन तो करना ही है, जिनके भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डच जो लोग हैं वो अपना एम्पायर फैलाएंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इनके फोर्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब, तो इस चीज को, इन सब चीजों के साथ साथ डच पार्लियामेंट क्या करती है, डच इन पावर्स के साथ डच पार्लियामेंट क्या करती है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए इन पावर्स का क्या यूटिलिटी है, इन पावर्स की क्या यूटिलिटी है वो मैं आपको समझाता हूं फ्रांस के एग्जांपल से। जब फ्रेंच आए इंडिया के अंदर, है ना, फ्रांस जब इंडिया के अंदर आया तो फ्रांस पार्लियामेंट ने उसकी कंपनी को ये सारी पावर नहीं दी। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम वेट करना पड़ा कि भाई आज उसको जरूरत है वॉर करने की। उसने क्या किया, लेटर लिखा, लेटर का जवाब 3 महीने बाद आया, जब तक वॉर ही खत्म हो गया, वॉर करने की सिचुएशन ही खत्म हो गई। उनको लगा कि कोई इंडियन रूलर वीक है, उसको उसकी टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं, पर मालूम पड़ा कि जब तक उस एक्वायर करने की परमिशन आई तब तक ब्रिटिशर्स उसे होल्ड करके बैठ गए। तो जिस तरह से फ्रांस का एक फेल होने का रीजन है, उसका रीजन ये भी है कि इस फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या नहीं मिली थी, ये पावर नहीं मिली थी, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डच चार्टर के थ्रू क्या मिली है, ये सारी पावर हमें देखने को मिली है।
अब हम लोग देखते हैं कि डच आए इंडिया, तो इन्होंने सबसे पहला अपना फोर्टिफिकेशन, अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां बनाई, तो इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री बनाई है आपकी कहां, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, कब, 1605 के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डच का इनिशियल सेटलमेंट कौन सा है, तो डच का जो इनिशियल सेटलमेंट है वो कौन सा है आपका, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसके बाद ये फिर फर्दर बहुत सारी जगहों को ऑक्यूपाई करते हैं, पुलिकट, सूरत, भीमिलीपट्टम, ठीक है, कराईकल, काजिम बाजार, पटना, कोची, और इस तरह से क्या करते हैं और ज्यादा जो अपना एक्सपांशन हमें करते हुए नजर आते हैं या अपना एक्सपांशन करते हुए हमें नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हमें डच के बारे में क्या देखना है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो डच जो होते हैं वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं आपका वीक होना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि ये पोर्तुगीज हैं, पोर्तुगीज के बाद कौन आए, डच आए, और डच ने क्या किया आपका, पोर्तुगीज को रिप्लेस किया। इसी तरह डच के बाद कौन आते हैं, इंग्लिश आते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स आते हैं, और ये क्या करते हैं आपका इनकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब एक वॉल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ बिटवीन द डच पावर एंड द इंग्लिश पावर, और फाइनली धीरे धीरे करके तो डच जो है डच पावर वो वीक होती जाती है, और फाइनली इन द बैटल ऑफ बेडेरा, ठीक है, फाइनली इन द बैटल ऑफ बेडेरा जो कि फॉट हुआ है 1759 के अंदर, इस बैटल के साथ जो डच जो था आपका उसका पूरा की पूरा इंपेरियलिस्टिक स्ट्रक्चर, उसका पूरा की पूरा कॉलोनियल रूल क्या होता है आपका खत्म होता हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, ओके, फिर हम बात करते हैं टिल 1660 their initial trade settlement was Pulicat and later they shifted it to नागापट्टनम। तो देखिए अगर कोई पूछता है एग्जाम कि डच का इनिशियल कैपिटल क्या था, तो वो पुलिकट था, और बाद में उन्होंने इसको कहां शिफ्ट किया, नागापट्टनम में शिफ्ट किया। तो ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आया। अब हम मैप के अंदर ये भी देख लेते हैं कि डच है कहां पे, नीदरलैंड है कहां पर। तो नीदरलैंड जो है आपको वो आपको यूरोप में कुछ इस तरह से यहां पर होता हुआ दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमने बात की आपका किसके बारे में, ओवरऑल डच पावर के बारे में। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन में। एडवेंट ऑफ यूरोपियन में हम लोगों ने अभी तक दो पावर्स को देखा है। पहली पावर थी आपका पोर्तुगीज, ठीक है, वो इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया के अंदर क्या किया, अपना ट्रेड एंड कॉमर्स का स्ट्रक्चर बनाया, फोर्टिफिकेशन बनाया। फिर हम देखते हैं कि पोर्तुगीज को कौन रिप्लेस करता है आपका, डच। अब डच के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट पावर इंडिया आएगी, ठीक है, वो कौन है आपका, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, या जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, सॉरी इंग्लिश, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम ब्रिटिशर्स के नाम से इतिहास में जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेज आए, किस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपनी कंपनी बनाई और ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से इंडिया के अंदर आकर अपना कॉलोनियल रूल स्टार्ट करके अपने इंपेरियलिस्टिक बिहेवियर में इंडिया को किस तरह से ऑक्यूपाई किया। चलिए देखते हैं क्या है इस चीज के अंदर, क्या क्या चीजें हमें यहां पर देखने को मिलेगी। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन तो यहां पर यह बनता है, अगर हम ब्रिटिशर्स को पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलता है कि फर्स्ट ब्रिटिशर्स जो इंडिया आया उसका नाम क्या है। तो पहला ब्रिटिशर्स जो इंडिया आया उसका नाम क्या है साहब, जॉन मिल्टन हॉल। इस नाम को आपको जानना है। ठीक है, ये कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर नहीं है, ये एक क्या है, एक मर्चेंट है जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पज से कहां आया है, इंडिया आया है। कब, 1599 के अंदर। ठीक है, तो अपने को क्या दो तीन चीजें पता लगी। पहली क्या पता लगा कि पहला ब्रिटिशर्स जो इंडिया आया, ठीक है, ये कौन था, जॉन मिल्टन हॉल। ये कब आया, 1599 के अंदर आया। ठीक है, किस पर्पज से आया, इंडियन मर्चेंट के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए आया। और ये किस तरह से आया, ये भाई साहब लैंड रूट से आया, ना कि सी रूट से। तो भाई अपने को क्या पता लगा, जॉन मिल्टन हॉल वो आदमी है जो लैंड रूट से इंडिया आया है, और किस पर्पज से, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से वो आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिला कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट, ठीक है, इंग्लैंड का पार्लियामेंट जो है वो 1600 के अंदर एक कंपनी बनाता है जिसका नाम क्या रखा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस कंपनी का
का फॉर्मेशन हुआ और इस कंपनी को फॉर्म करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भाई ये कंपनी क्या करेगी, ट्रेड एंड कॉमर्स करेगी। कहाँ? ईस्ट इंडीज के अंदर। ठीक है, ईस्ट इंडीज मतलब इंडिया के नीचे वाला जो पूरा की पूरा एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट इंडीज बोलते हैं। ईस्ट इंडीज में ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक कंपनी बनाई गई 1600 के अंदर, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में हुई। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, अब 1600 के अंदर कंपनी बन गई, पर कंपनी इंडिया कब आई? है ना, कंपनी इंडिया आती है आपका पहली बार 1608 के अंदर। 1608 के अंदर कंपनी कहां आती है? इंडिया आती है। और जब कंपनी इंडिया आती है तो कंपनी किसकी लीडरशिप में आती है? कैप्टन विलियम हॉकिंस। अब देखिए विलियम हॉकिंस की बात करते हैं। कौन है विलियम हॉकिंस, या विलियम हॉकिंस का दबदबा क्या था? देखिए क्या है कि इंडिया के अंदर इस समय दो पावर्स थी। पहले थी पोर्तुगीज, ठीक है, उसके बाद दूसरी जो पावर थी वो कौन थे आपके? वो थे डच। ये दोनों के दोनों ही अपनी कहीं ना कहीं पोजीशन को क्या करके बैठे थे? होल्ड करके बैठे थे इंडिया के अंदर। पर जैसे ही खबर मिला इन्हें कि कैप्टन विलियम हॉकिंस की नेतृत्व में, लीडरशिप में इंग्लिश क्या कर रहे हैं? इंडिया आ रहे हैं, और इंडिया में आकर जो मुगल एम्परर जहांगीर है उसकी कोर्ट में जाके वो ट्रेड एंड कॉमर्स और फोर्टिफिकेशन स्टैब्लिश करने की परमिशन लेने वाले हैं, तभी क्या होते हैं? हमें देखने को मिलता है पोर्तुगीज और डच, इन दोनों पावर के क्या है? हाथ पैर फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों इन लोगों के हाथ पैर फूलना स्टार्ट होते हैं? क्यों? क्योंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस का इतिहास ही ऐसा था। ऐसा बोला जाता था कि ये नंबर ऑफ लैंग्वेज जानता था, करीबन 32-35 के लगभग लैंग्वेज जानता था। ठीक है, उन लैंग्वेज के बिहाफ पे वो क्या करता था? राजाओं को अपनी बातों से इतना इंप्रेस करता था, इनका रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि कोई भी इनकी बात को मना नहीं कर पाता था। ठीक है, तो इसीलिए जब पता लगा कि विलियम हॉकिंस आ रहा है इंडिया, ठीक है, किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए परमिशन सीख करने, तो पोर्तुगीज और डच ने क्या किया? प्लान करना स्टार्ट किया कि किसी भी तरह से क्या किया जाए, आपका विलियम हॉकिंस को रोका जाए। इन्हें रोकने के लिए हम देखते हैं कि बहुत क्या किए गए? पैतरे अपनाए गए, पर फाइनली क्या होता है? कैप्टन विलियम हॉकिंस इंडिया आता है और फाइनली वो 1608 के अंदर क्या करता है? जहांगीर की कोर्ट में, ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर जो है उनकी कोर्ट में पेश होता है, और उनकी कोर्ट में पेश होके वो क्या करता है? अपना प्रपोजल जहांगीर साहब के सामने रखता है कि साहब मैं यहां पर इसलिए आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी जो कंपनी, जिसका नाम क्या है? इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसे आप क्या दें? मुगल एम्पायर के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स करने की परमिशन दे। साथ साथ में हम चाहते हैं कि हम सूरत के अंदर एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, एक अपना फोर्टिफिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप हमें क्या दीजिए? उसकी भी परमिशन दीजिए। मुगल बादशाह जहांगीर वॉज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय द पर्सनालिटी ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस। वो बड़ा ही इंप्रेस होता है क्योंकि साहब क्या था कि जब इंडिया के अंदर कोई फॉरेनर आता था उस समय में, तो वो क्या होता है? एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी। मतलब वो फॉरेनर अपनी लैंग्वेज में बात करेगा, उसको ट्रांसलेट करके मुगल बादशाह को बताएगा। पर यहां पर जब विलियम हॉकिंस आया तो विलियम हॉकिंस ने क्या किया साहब? विलियम हॉकिंस ने मुगल्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्शियन, ठीक है, उसके अंदर में ही उससे ही, क्योंकि इसको बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञान था, इसीलिए वो क्या करते हैं? पर्शियन लैंग्वेज में ही किससे करते हैं? मुगल बादशाह जहांगीर से क्या करते हैं? बात करते हैं। इन सब चीजों से, इनकी पर्सनालिटी से जहांगीर वॉज वेरी मच इंप्रेस्ड। इसीलिए जहांगीर इनको क्या करते हैं? इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं। इनको फैक्ट्री इरेक्ट करने की परमिशन और मुगल एम्पायर के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स करने की परमिशन तो जहांगीर इन्हें नहीं देते हैं, पर इन्हें ऑनर करने के लिए वो अपने यहां पे क्या देते हैं? 400 की मनसबदारी, मतलब 400 की मनसबदारी की पोस्ट क्या करते हैं? ग्रांट करते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में गए 1608 के अंदर, तो उनको कितने की मनसबदारी दी गई थी? तो मनसबदारी दी गई थी ऑफ 400। ठीक है, तो ये फिगर याद रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से हमें निकलता हुआ दिखता है। वो एक और क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम कि उस मुगल नोबल का नाम बताइए, उस मुगल मनसबदार का नाम बताइए जिसने कभी भी अपना रिटेनर या अपनी सैलरी नहीं ली। तो वो इंसान कौन है? कैप्टन विलियम हॉकिंस ही है। क्यों? क्योंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस सिर्फ एक बार आए और उसके बाद ये कभी वापस नहीं आए, तो इसीलिए इनको जो मनसबदारी 400 की मनसबदारी मिली थी, 400 का जो इन्हें ओहदा मिला था, उसके हिसाब से जो इनको सैलरी मिलनी थी, इन्होंने वो कभी भी नहीं ली है। तो चलिए, पहला अटेम्प्ट है जहांगीर की कोर्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट है ब्रिटिशर्स का। वो फर्स्ट अटेम्प्ट कौन करता है परमिशन लेने के लिए? कैप्टन विलियम हॉकिंस करते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस के बाद जो सेकंड ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं, ठीक है, वो हैं
जो जहांगीर की कोर्ट में पेश होते हैं, उनका नाम है सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय जो कि एम्बेसडर हैं, जो कि क्या हैं, दूत हैं, राजदूत हैं, किसके, आपके किंग जेम्स फर्स्ट, ब्रिटेन का जो किंग जेम्स फर्स्ट है उसके क्या है, राजदूत हैं। वो क्या करते हैं, मुगल दरबार में, जहांगीर के दरबार में पेश होते हैं और जहांगीर के दरबार में पेश होके वापस से प्रपोजल रखते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हमें इंडिया के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स करने की परमिशन दी जाए, साथ साथ में हमें और क्या दिया जाए, हमें सूरत के अंदर फोर्टिफिकेशन एस्टैब्लिश करने की बात की जाए। जहां कैप्टन विलियम हॉकिंस इंप्रेसिव पर्सनालिटी होने के बावजूद भी क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। पर अब थॉमस रॉय के पास एक एडवांटेज था। एडवांटेज ये था कि ये थॉमस रॉय के थ्रू एक रिक्वेस्ट थी ब्रिटिश मोनार्च की, ब्रिटिश किंग की, किससे, इंडियन किंग को। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट, जहां मोनार्ची से मोनार्ची इन्वॉल्व होती है, वहां पर जहांगीर क्या करते हैं, पिघलते हैं, तख्त लौंडा भी पिघलते हैं। और जहांगीर पिघल के अब क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को क्या करते हैं, परमिशन ग्रांट करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, आपका ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं मुगल एम्पायर के अंदर। और उसके बाद एक फोर्टिफिकेशन एस्टैब्लिश करने की, टू इरेक्ट फोर्टिफिकेशन एट सूरत, ठीक है, इरेक्ट करने की परमिशन भी वो किसको ग्रांट कर देते हैं, ब्रिटिशर्स को। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स ने अपना जो पहला फोर्टिफिकेशन है वो कहां एस्टैब्लिश किया, तो वो क्या है आपका, वो कहां एस्टैब्लिश हुआ है, वो एस्टैब्लिश हुआ है आपका सूरत के अंदर। फिर फाइनली 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसको एक्वायर कर लेती है, बॉम्बे को एक्वायर कर लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए क्या है बॉम्बे की स्टोरी, क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने पोर्तुगीज पढ़ा था कि 1661 में एक शादी होती है, एक मैरिज होती है, किनके बीच में, पोर्तुगीज किंग, पोर्तुगीज प्रिंस और ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स फर्स्ट और पोर्तुगीज प्रिंसेस के बीच में। इस शादी के अंदर जो पोर्तुगीज कंपनी है वो क्या करती है, दहेज में क्या देती है, आपका बॉम्बे देती है। उस बॉम्बे को 10 रुपए की 10 पौंड पर ईयर की लीज पर ईयर की 99 ईयर की लीज पर क्या होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चार्ल्स फर्स्ट से क्या करती है, लीज पे ले लेती है। ठीक है, और उसके बाद जो बंबई है, बंबई 5 आइलैंड का ग्रुप था, उसके अंदर डेवलपमेंट जो आज आप देख रहे हो, मुंबई के अंदर ब्रिजेस हैं, ये सब है, ये सारा डेवलपमेंट कौन करता है, ब्रिटिशर्स करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई साहब किसके बारे में, बंबई शहर के बारे में। अब हम बात करते हैं कलकत्ता के बारे में। कलकत्ता शहर कैसे बना, तो साहब क्या है, 1990 के अंदर, सॉरी 1690 के अंदर, 1690 के अंदर एक इंसान होता है जिसका नाम क्या होता है, जॉब चार्नोक साहब क्या करते हैं, एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, कहां पर, सुल्तानती के अंदर। कहां पर, सुल्तानती के अंदर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं। ठीक है, और साथ साथ में इसी साल के अंदर 3 विलेजेस की, क्या, 3 विलेजेस जिनका नाम क्या है, सुल्तानती, कलिकत्ता और गोविंदपुर। ठीक है, इन विलेज का नाम याद रखना। ठीक है, नाम क्या हो, कह रहा है 1690 के अंदर जॉब चार्नॉक सुल्तानती के अंदर अपना फोर्टिफिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं। साथ ही साथ इसी साल वो 3 गांवों की, सुल्तानती, कलिकत्ता और गोविंदपुर, इनकी क्या बोलते हैं, जमींदारी 1200 रुपए में किससे ले लेते हैं, आपका बंगाल के नवाब से ये हासिल कर लेते हैं। मतलब अब जॉब चार्नॉक के पास जमींदारी है 1200 रुपए पर एनम के रेंट पे। ठीक है, किन गांवों की, सुल्तानती, कलिकत्ता और गोविंदपुर। ठीक है, और बाद में जाके ये तीनों विलेज किस नाम से हमें देखने को मिले, किस नाम से डेवलप होते हुए नजर आए, किस नाम से एक बड़ा शहर बने, वो नाम था कलकत्ता का। ठीक है, तो कलकत्ता किन शहर से, किन गांवों से मिलकर बना है, सुल्तानती, कलिकत्ता और आपका गोविंदपुर। इन 3 गांवों की मनसबदारी जॉब चार्नॉक ने 1200 रुपए में ली थी। उसके बाद वो कलकत्ता शहर में तब्दील हुआ। फाइनली सुल्तानती फोर्टिफिकेशन जो कि 1690 के अंदर हमने बनाया था, उसका 1696 में हम नाम चेंज कर देते हैं और 1696 में ये पूरा की पूरा कंप्लीट होता है। और उसके बाद हम इस फोर्टिफिकेशन, सुल्तानती फोर्टिफिकेशन का नाम क्या रखते हैं, फोर्ट विलियम रख देते हैं 1700 के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि फोर्ट विलियम किस फोर्टिफिकेशन को बोलते हैं, तो सुल्तानती फोर्टिफिकेशन को हम किस नाम से जानते हैं, फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं। अब क्या हो रहा है, 1694 में एक और रायता फैलता है। अब देखिए सीधी सी बात है ना, लोग जो है वो सब देखते हैं, लोग सब एनालाइज करते हैं। अब क्या था कि इंडिया के अंदर एक कंपनी ट्रेड एंड कॉमर्स कर रही है, इंडिया के अंदर एक कंपनी ट्रेड एंड कॉमर्स कर रही है जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं और इंडिया के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स से सर्व कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस एकदम से अपलिफ्ट होने लगता है। वो एकदम से अमीर हो जाते हैं और उनको अमीर बनता देख ब्रिटेन के लोग जो हैं उनके अंदर भी क्या आती है, एक जिज्ञासा आती है, क्यों ना हमें भी इंडिया के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स करने का मौका मिले, हम भी अमीर हो जाएंगे। एक आदमी कुछ सालों के लिए इंडिया में रह के गया, वहां पे उनके पास 2 BHK फ्लैट था, इंडिया में रह के गए, यहां से पैसा कमा के जैसे गए वहां हवेली बना लिए। तो ये चीज जब लोगों को दिखी तो ब्रिटेन के अंदर एक डिमांड स्टार्ट हुई कि भाई सब लोगों को, सारे इंग्लिश मैन को क्या मिले, इक्वल राइट मिले ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने का। इसीलिए इस चीज को क्या किया जाता है, आपका समझा जाता है। और फाइनली 1694 के अंदर ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो एक रिजोल्यूशन लेके आती है और रिजोल्यूशन लाकर सारे के सारे व्हाइट मैन को, ब्रिटिश पर्सनल्स को ये राइट देती है कि आप लोग क्या कर सकते हो, इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हो। और एक नई कंपनी बनाती है, इस कंपनी को नया नाम देती है, वो कंपनी का नाम होता है इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो एक कंपनी बनती है जिसका नाम होता है इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। इसके साथ सारे के सारे ब्रिटिशर्स ओपनली क्या कर सकते थे, इस कंपनी के थ्रू क्या कर सकते थे, इंडिया के साथ या ईस्ट इंडीज के साथ ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, फाइनली हम लोग देखते हैं, फाइनली द अमलगेशन ऑफ द कंपनी came in 1708 under the title of United Company of the Merchant of England trading to East Indies and New Company till। ठीक है, अब फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि एक दोनों कंपनियों का क्या होता है, विलय होता है। और फाइनली द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के नाम से ये लोग कब तक ट्रेड एंड कॉमर्स करते रहे, इंडिया को कब तक होल्ड करते रहे, 1857 के गदर तक, 1857 के रिवॉल्ट तक। उसके बाद जो 1857 का एक्ट आता है उसके थ्रू कंपनी का जो रूल है वो खत्म कर दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया आए, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड किया और किस तरह से उन्होंने अपना इंपेरियलिस्टिक बिहेवियर क्रिएट किया। ब्रिटिशर्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही हमारे ऊपर 1600 से लेकर 1947 तक रूल किया है। उनकी अलग अलग पॉलिसीज को पढ़ेंगे तो अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है एडवेंट ऑफ यूरोपियन में ब्रिटिशर्स के बारे में वो हम क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन आता है, इसके बाद आते हैं डेनमार्क, डेनिश। ठीक है, डेनिश, द पीपल ऑफ द डेनमार्क, उनके बारे में ज्यादा कोई डिटेल हमें मिलता नहीं है। अब आखिरी पावर हमें पढ़नी है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, फ्रांस के नाम से जानते हैं। तो अगले लेक्चर के हम बात करें, लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फ्रेंच पावर के अंदर किस तरह से फ्रेंच अपना कॉलोनियल इरा स्टार्ट करता है और किस तरह से ब्रिटेन उस कॉलोनियल सपने को तोड़ता है। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर।